क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को उलझाने वाले ऐसे पैराडॉक्स से टकराने के लिए जो सोचने पर मजबूर कर दें और साथ ही आपको सुला भी दें? तो तैयार हो जाइए 1 घंटे की जीवन को चुनौती देने वाली सोच की यात्रा के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे और अनुभवों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. द शिप ऑफ थीसियस। कल्पना कीजिए एक बहुत पुराना जहाज है, थीसस का जहाज। सदियों से वह बंदरगाह पर खड़ा है और समय के साथ उसके लकड़ी के तख्ते सड़ने लगे हैं। हर बार जब कोई तख्ता खराब होता है, उसे एक नया तख्ता लगाकर बदल दिया जाता है। धीरे धीरे जहाज के हर हिस्से को एक एक करके नए हिस्सों से रिप्लेस कर दिया गया। अब सवाल ये है, क्या ये अभी भी वही थीसियस का जहाज है? आप सोच सकते हैं, हाँ, क्योंकि वह एक ही जगह पर है, एक ही संरचना में है। लेकिन रुकिए, जो पुराने तख्ते निकाले गए थे, कोई उन्हें एक एक कर इकट्ठा करता है और एक नए जहाज की तरह जोड़ देता है, ठीक उसी डिजाइन में, उसी क्रम में। अब दो जहाज हैं, एक जो धीरे धीरे रिप्लेस हुआ है और एक जो पुराने हिस्सों से फिर से बनाया गया है। अब आपसे पूछा जाए, इन दोनों में से असली थीसियस का जहाज कौन सा है? ये वही सवाल है जो धीरे से हमारी पहचान पर दस्तक देता है। अगर हर कुछ सालों में हमारे शरीर की कोशिकाएं बदल जाती हैं, अगर हमारी यादें, सोचने का ढंग, हमारी आदतें सब बदल जाए, तो क्या हम फिर भी वही इंसान हैं? या फिर हमारी आत्मा, हमारी पहचान, वो भी बस संगठन का एक भ्रम है? द शिप ऑफ थीसियस ये नहीं पूछता कि जवाब क्या है। यह हमें उस अंतर्द्वंद्व में डालता है जहां हर उत्तर अधूरा लगता है। आप इस पर सोचते हैं और फिर आपको एहसास होता है कि ये प्रश्न केवल चीजों पर नहीं, रिश्तों पर भी लागू होता है। कभी एक रिश्ता धीरे धीरे बदलता है, हर घटना, हर लड़ाई, हर समझौता, कुछ हिस्सा बदलता है, पर हम फिर भी उस रिश्ते को वही मानते रहते हैं। और कभी सब कुछ पुराना ही जोड़ दिया जाए, पर हम महसूस करते हैं कि अब वो बात नहीं रही। क्यों? क्योंकि असल सवाल शायद पहचान का नहीं, लगाव का है। थीसियस का जहाज एक दार्शनिक पहेली नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि स्थिरता का भ्रम कितना प्यारा और कितना अस्थिर होता है। क्या आप वही हैं जो आप बचपन में थे, या फिर अब आप सिर्फ एक कहानी हैं जिसे पुराने अनुभवों के तख्तों से जोड़कर बनाया गया है? और अगर आप बदल चुके हैं, तो क्या वो बदलाव ही असली आप है? 2. द ओमनिपोटेंस पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए एक सर्वशक्तिमान शक्ति है, ऐसी शक्ति जो सब कुछ कर सकती है। वो ब्रह्मांड बना सकती है, बिगाड़ सकती है, समय को मोड़ सकती है, सोच को जन्म दे सकती है और शून्यता से अस्तित्व रच सकती है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या यह सर्वशक्तिमान शक्ति खुद के लिए ऐसा पत्थर बना सकती है जिसे वह खुद भी ना उठा सके? अगर हाँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह पत्थर को नहीं उठा सकती, यानी वह सर्वशक्तिमान नहीं रही। अगर नहीं, तो इसका मतलब वह पत्थर बना ही नहीं सकती, यानी वह सर्वशक्तिमान नहीं है। यह है ओमनिपोटेंस पैराडॉक्स, एक ऐसा भ्रम जो सत्ता की पूर्णता पर सवाल उठाता है। यह केवल ईश्वर या किसी दैवी शक्ति की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की सत्ता की समझ पर भी चोट करता है। अगर कोई नेता, संस्था या सिस्टम यह दावा करे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो यह सवाल उठता है, क्या वह अपने खुद के बनाए नियमों को तोड़ सकता है? क्या कानून खुद को अमान्य घोषित कर सकता है? क्या तर्क अपनी सीमाओं को मिटा सकता है? यहां पर सर्वशक्ति एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां शक्ति अपने ही भार से ढहने लगती है। थोड़ा और गहराई से सोचिए, जब कोई इंसान कहता है, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं, तो क्या वह यह भी तय कर सकता है कि वह खुद क्या चाहेगा? क्या कोई व्यक्ति खुद को इतना बदल सकता है कि वह अपने पुराने स्व को पहचान ना पाए? अगर हां, तो वह कौन है, पुराना या नया? इस पैराडॉक्स में हम एक ऐसे बिंदु पर खड़े होते हैं जहां हमारी तर्क शक्ति एक चक्रव्यूह में फंस जाती है, और यही इसकी सुंदरता है। हम सोचते हैं कि तर्क के जरिए हम सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन ओमनिपोटेंस पैराडॉक्स हमें याद दिलाता है कि तर्क का भी एक किनारा होता है जिसके पार शब्द खो जाते हैं और केवल मौन बचता है। ध्यान दीजिए, यह पैराडॉक्स सवाल पूछने से ज्यादा जवाब टालता है।
यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी शक्ति को ही सीमित कर पाते हैं। मानव इतिहास भरा पड़ा है ऐसे प्रयासों से, जहां हमने पूर्ण नियंत्रण पाने की कोशिश की, और हर बार जब हम करीब पहुंचे, हमें अपनी सीमाओं का गहरा एहसास हुआ। अब आप इस विचार के साथ आंखें बंद कीजिए कि शायद हर शक्ति को संतुलन में रखने के लिए एक कमजोरी जरूरी होती है, और अगर कोई सर्वशक्तिमान है, तो शायद उसकी असली शक्ति यही है कि वो खुद को सीमित कर सकता है। 3. द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि आपके पास समय में यात्रा करने की शक्ति है। आप एक टाइम मशीन में बैठते हैं और अतीत की ओर निकलते हैं, सालों पीछे, इतने पीछे कि आप अपने दादा से भी पहले के द्वार में पहुंच जाते हैं। आप उन्हें एक आम आदमी की तरह देखते हैं, नौकरी करते हुए, परिवार बसाते हुए। पर अब एक ऐसा विचार आपके मन में आता है जो सब कुछ बदल देता है। क्या होगा अगर आप अपने दादा की मृत्यु से पहले ही उन्हें मार दें? सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन ये सवाल केवल हिंसा का नहीं, तर्क का है। अगर आप अपने दादा को अतीत में मार देते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पिता कभी पैदा नहीं होते, और अगर आपके पिता नहीं होते, तो आप भी कभी जन्म नहीं लेते, और अगर आप जन्म ही नहीं लेते, तो अतीत में जाकर अपने दादा को मारने वाला कोई होता ही नहीं। तो फिर आपके दादा कैसे मरे? और अगर वो नहीं मरे, तो आप जन्म लेते हैं, और अगर आप जन्म लेते हैं, तो फिर आप अतीत में जाकर उन्हें मार सकते हैं, और यह चक्र यूं ही चलता रहता है। यह है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक ऐसा समय संबंधी विरोधाभास जो कारण और परिणाम की रेखा को तोड़ देता है। हम समय को एक सीधी रेखा मानते हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य। पर यह पैराडॉक्स उस रेखा को मोड़कर एक लूप में बदल देता है, जहां कारण और प्रभाव एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। अब सोचिए, क्या समय सच में रैखिक है, या फिर हम एक ऐसे लूप में जी रहे हैं जहां हर निर्णय, हर परिवर्तन किसी दूसरे समय की धड़कन से जुड़ा हुआ है? क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हर निर्णय, हर संभावित परिणाम अपने अपने ब्रह्मांड में घटित होता है। यानी अगर आपने अपने दादा को मारा, तो वह क्रिया किसी दूसरे टाइमलाइन में घटती है, न कि उस टाइमलाइन में जिसमें आप पैदा हुए थे। लेकिन फिर क्या हर निर्णय हमें एक नई हकीकत में ले जाता है? अगर हाँ, तो कौन सी हकीकत वास्तविक है? क्या हमारी पहचान भी उस जगह की कैदी है जहां हम निर्णय लेते हैं? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स केवल समय यात्रा की थ्योरी नहीं है। यह हमें हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम वाकई अपने अतीत को बदल सकते हैं, या वह अतीत ही है जो हमें बदलता है? और अगर अतीत को बदलना असंभव है, तो क्या भविष्य भी उतना ही अचल और पूर्व निर्धारित है? आप इस उलझन में फंसते हैं, धीरे धीरे आपके विचार गहराते हैं, और आपको महसूस होता है कि ये पैराडॉक्स नींद लाने वाले नहीं, बल्कि नींद के दरवाजे खोलने वाले हैं, एक ऐसे संसार में जहां समय, अस्तित्व और निर्णय सपनों की तरह धुंधले और रहस्यमय होते हैं। 4. द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, आप एक दिन समय यात्रा करके अतीत में जाते हैं और अपने पसंदीदा लेखक की किताब साथ ले जाते हैं। अतीत में जाकर आप वह किताब किसी पब्लिशर को दे देते हैं, और वह लेखक बन जाता है उस किताब का लेखक। वह उसे प्रकाशित करता है, दुनिया बदल देती है, और समय के साथ वह किताब आपके हाथों तक फिर आती है। अब सवाल यह है, उस किताब को असल में लिखा किसने? आपने? उस लेखक ने? या शायद किसी ने भी नहीं? ये है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, एक ऐसा टाइम लूप जिसमें कोई चीज बिना किसी असली शुरुआत के अस्तित्व में आती है। यह नाम लिया गया है उस पुरानी कहावत से, पुलिंग योर सेल्फ अप बाय योर ओन बूटस्ट्रैप्स, यानी खुद को खुद की पकड़ से ऊपर खींचना। जो सुनने में जितना असंभव है, इस पैराडॉक्स में भी वही असंभवता दिखती है। अब इसे किसी और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए, एक वैज्ञानिक भविष्य से एक मशीन का डिजाइन लेकर अतीत में जाता है। अतीत में वह उस मशीन को बनाता है, और फिर आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ती हैं। उसी मशीन के आधार पर आगे चलकर वही वैज्ञानिक जन्म लेता है, और फिर वो भविष्य में जाकर वही डिजाइन अतीत में वापस ले आता है। अब पूछिए खुद से, उस मशीन को सबसे पहले डिजाइन किसने किया था? क्योंकि वह तो कभी बनाई ही नहीं गई थी। वह सिर्फ
समय में चक्कर लगाती रही। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स हमें कारण और परिणाम के बीच की दीवार को तोड़कर दिखाता है। हम मानते हैं कि हर चीज का एक कारण होता है, एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। लेकिन इस पैराडॉक्स में कारण और परिणाम एक दूसरे को जन्म देते हैं, बिना किसी मूल शुरुआत के। आप इसे संगीत, कला या यहां तक कि विचारों पर लागू कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपने कोई कविता पढ़ी, उसे याद रखा और किसी दिन उसे अपनी रचना बताकर सुना दिया, और वह कविता किसी समय यात्रा के चक्कर में वापस उसी कवि तक पहुंच गई जिसने असल में उसे कभी लिखा ही नहीं था। तो क्या वह अब भी उसी की रचना है? या फिर क्या कुछ चीजें बिना शुरुआत के भी मौजूद हो सकती हैं? ये पैराडॉक्स ये सवाल उठाता है, क्या समय में ऐसी घटनाएं संभव हैं जिनका कोई ओरिजिन ही नहीं है? क्या हम खुद अपने अस्तित्व की गुत्थी में उलझे हुए किसी बूटस्ट्रैप लूप में तो नहीं? ये विचार धीरे धीरे गहराता है, नींद की तरह, जो बिना चेतावनी आती है और हमें उस सन्नाटे में ले जाती है जहां सवाल जवाब से ज्यादा भारी लगते हैं। 5. थीसियस आइडेंटिटी पैराडॉक्स, पर्सनल आइडेंटिटी। अब जरा अपने बारे में सोचिए। आप अपने बचपन की एक तस्वीर उठाते हैं, छोटी सी मुस्कान, चमकती आंखें, मासूम चेहरा। फिर आईने में आज का चेहरा देखते हैं, वो ही आप हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ बदल चुका है। तो सवाल उठता है, क्या आप वही इंसान हैं जो बचपन में थे? यह है पर्सनल आइडेंटिटी पैराडॉक्स, एक मानसिक और दार्शनिक भूल भुलैया जो पूछती है कि जब हम हर पल बदलते रहते हैं, हमारी सोच, शरीर, यादें, तो आखिर हमारी पहचान टिकती कहाँ है? कल्पना कीजिए, एक आदमी है, उसका नाम है आरव। 20 की उम्र में वह अपने गांव में रहता है, किताबें पढ़ता है, सपने देखता है। 10 साल बाद वह शहर आ जाता है। उसके विचार बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, आदतें बदलती हैं, और फिर 50 की उम्र में वह पूरी तरह से अलग इंसान बन चुका होता है। अब न उसका शरीर वैसा रहा, न उसकी सोच, यहां तक कि उसकी यादें भी धुंधली हो चुकी हैं। तो फिर क्या वह अब भी आरव है? ये सवाल एक गहरी गुत्थी से जुड़ा है, हमारी स्व की निरंतरता, यानी आइडेंटिटी कॉन्टिन्यूटी से। क्या हम वही हैं जो हमने याद रखा है, या हम वो हैं जो दूसरे हमें समझते हैं, या फिर केवल एक चलती चेतना जो हर अनुभव के साथ खुद को दोबारा गढ़ती है? इसका एक और पहलू है, भविष्य की पहचान। मान लीजिए कोई हादसा होता है और एक व्यक्ति अपनी सारी यादें खो बैठता है, नाम, रिश्ते, पहचान सब मिट जाता है। वह अब एक नए जीवन की शुरुआत करता है। तो क्या वह अब भी वही व्यक्ति है? इस सवाल पर कई विचारकों ने सिर धुन लिया है। जॉन लॉक जैसे दार्शनिक मानते थे कि यादों की निरंतरता ही पहचान को बनाती है। अगर यादें चली गईं तो पहचान भी खो गई। पर कुछ का मानना है, हमारी आत्मा, चेतना या सेंस ऑफ सेल्फ उससे भी गहरी चीज है, जो यादों से परे टिकती है। आप जब आज सोने जा रहे हैं और कल उठते हैं, आप वही इंसान महसूस करते हैं, भले ही रात की कुछ बातें भूल भी जाएं। ये पहचान का एहसास हमें सुरक्षा देता है, एक मैं होने का अनुभव। पर यह भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि अगर हर चीज बदल रही है, तो शायद हम सिर्फ बदलाव की एक स्थायी धारा हैं। ये विचार आपको धीरे धीरे एक अजीब सुकून देता है कि शायद बदलाव ही एकमात्र स्थायित्व है, और मैं कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि एक निरंतर बनती बिगड़ती कहानी है। 6. द सोराइट्स पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, एक रेत का ढेर आपके सामने रखा है। आप उसमें से एक एक दाना हटाना शुरू करते हैं। एक दाना हटाया, अभी भी ढेर है। फिर एक और हटाया, फिर भी ढेर। ऐसे करते करते आप हर बार एक एक दाना हटाते जाते हैं, लेकिन सवाल उठता है, आखिर किस बिंदु पर वो ढेर ढेर नहीं रह जाता? यही है सोराइट्स पैराडॉक्स, जिसे हीप पैराडॉक्स भी कहा जाता है। सोराइट्स एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है ढेर। ये पैराडॉक्स सरल दिखता है, लेकिन हमारे तर्क, भाषा और निर्णय क्षमता को चुनौती देता है। अब जरा सोचिए इसे इंसानों पर लागू करके। अगर किसी को एक बाल सफेद है, तो हम उसे बूढ़ा नहीं कहते। फिर दूसरा बाल, तीसरा, चौथा, कब से कोई बूढ़ा कहलाने लगता है? या मान लीजिए कोई इंसान हर दिन बस 10 सेकंड की देरी से काम करता है, तो क्या वह आलसी कहलाएगा? शायद नहीं। लेकिन जब हर दिन 10 सेकंड बढ़ते जाएं, तो एक समय बाद वो घंटों की देरी करने लगता है। क्या तब हम कहेंगे कि वो अब आलसी बन चुका है?
पर कब? कौन सा पल निर्णायक था? यह पैराडॉक्स हमें उस सीमा को खोजने पर मजबूर करता है जहां एक मात्रा बदलते बदलते गुणवत्ता बन जाती है। छोटे छोटे बदलाव कब इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि सब कुछ बदल जाता है, यह हम अक्सर समझ नहीं पाते। ये सिर्फ तर्क की बात नहीं, ये मानव अनुभव की गहराई है। मान लीजिए कोई रिश्ता धीरे धीरे बदलता है। थोड़ी दूरी, थोड़ी अनबन, थोड़ी चुप्पी। कब से वो रिश्ता टूट गया? कौन सा क्षण निर्णायक था? शायद हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि बदलाव हमेशा धीरे धीरे आता है। इसीलिए सोराइट्स पैराडॉक्स हमें सिखाता है, छोटे बदलावों को हल्के में मत लो, क्योंकि हर ढेर एक एक कण से बना है और हर पतन भी एक एक कदम से आता है। ये पैराडॉक्स हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, हमारी भाषा और सोच में ऐसे कितने भ्रम छुपे हैं जो दिखते सरल हैं पर भीतर से बेहद पेचीदा हैं। और जब आप इन विचारों के साथ चुपचाप लेटे रहते हैं, आपका मन इस धीमे धीमे ढाते ढेर में समाने लगता है, जहां सवालों की आवाज नींद से धीमी होती जाती है। 7. द लॉटरी पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी लॉटरी है। लाखों लोगों ने टिकट खरीदे हैं, लेकिन नियम साफ हैं, केवल एक ही विजेता होगा। अब मान लीजिए आपने हर टिकटधारी के बारे में एक एक करके सोचना शुरू किया। इसका जीतना असंभव है। फिर अगले के बारे में, इसका भी नहीं। और धीरे धीरे आप हर व्यक्ति के बारे में यह मान लेते हैं कि वह नहीं जीतने वाला। अब सोचिए, अगर आपने यह मान लिया कि हर कोई नहीं जीतने वाला, तो इसका अर्थ हुआ कोई भी नहीं जीतेगा। पर यह नियम के खिलाफ है, क्योंकि एक विजेता तो होना ही है। यही है द लॉटरी पैराडॉक्स। ये दिखाता है कि हमारी व्यक्तिगत रूप से उचित धारणाएं जब एक साथ रखी जाती हैं, तो वे एक सामूहिक असत्य बना सकती हैं। यानी हर व्यक्ति के हारने की संभावना तर्क संगत लगती है, लेकिन उन सभी धारणाओं को एक साथ मानना तर्कहीन बन जाता है। यह पैराडॉक्स सिर्फ लॉटरी तक सीमित नहीं है, ये हमारे सोचने के ढंग पर भी सवाल उठाता है। जब हम दुनिया में हर चीज के बारे में अलग-अलग निष्कर्ष निकालते हैं, तो क्या हम उनका समग्र रूप से विश्लेषण करते हैं, या फिर हम हर बात को खंडों में समझने की गलती करते हैं? जैसे मान लें कि हर कोई असफल होगा, तो सफलता का मतलब क्या रह जाता है? इसीलिए लॉटरी पैराडॉक्स हमें सोचने पर मजबूर करता है कि केवल व्यक्तिगत ज्ञान ही काफी नहीं होता, सामूहिक संदर्भ में भी उसे कसौटी पर कसना पड़ता है। और जब आप रात के सन्नाटे में लेटे इस विचार में खो जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हर टिकटधारी की उम्मीद धीरे धीरे नींद की गहराई में समा रही हो। 8. द टू एनवेलोप्स पैराडॉक्स। मान लीजिए आपके सामने दो लिफाफे रखे हैं। आपको बताया गया है कि दोनों में पैसे हैं और एक लिफाफे में दूसरे से दोगुनी राशि है। आप बिना देखे कोई एक लिफाफा चुनते हैं। अब सवाल यह है, क्या आपको लिफाफा बदल लेना चाहिए? मान लीजिए आपने पहला लिफाफा खोला और उसमें 1,000 रुपए हैं। आप सोचते हैं, दूसरे में या तो 500 रुपए होंगे या 2,000 रुपए। अब आप गणित लगाते हैं। 500 रुपए मिलने की संभावना, 50% 2,000 रुपए मिलने की संभावना, और 50% इसका औसत 0.5 गुणा 500 रुपए प्लस 0.5 गुणा 2,000 रुपए और 250 रुपए प्लस 1,000 रुपए, 1,200 रुपए। आप सोचते हैं दूसरे लिफाफे की औसत कीमत 1,200 रुपए है, जो कि आपके 1,000 रुपए से ज्यादा है। इसलिए आपको लिफाफा बदल लेना चाहिए। लेकिन अब सोचिए, अगर आप दूसरा लिफाफा चुनते हैं और उसमें भी 1,000 रुपए निकले, तो आप फिर यही तर्क लगाएंगे और फिर से बदलना चाहेंगे। यानी आप हमेशा बदलते ही रहेंगे। इसलिए यह पैराडॉक्स दिखाता है कि बिल्कुल तर्क संगत सोच भी आपको अनिर्णय और अस्थिरता के जाल में फंसा सकती है। अब सवाल यह है, गलती कहाँ हुई? ये पैराडॉक्स हमारे तर्क और गणितीय उम्मीदों एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच एक दरार दिखाता है। असल में जब आपने 1,000 रुपए देख लिया, तो आपने मान लिया कि वह कम वाला भी हो सकता है या ज्यादा वाला भी। लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि आपका अनुमान उस अज्ञात सीमा पर टिका है, जिसकी कोई तय शुरुआत नहीं। दिक्कत यह नहीं कि आप गलत सोच रहे हैं, बल्कि यह कि आप अधूरी जानकारी से निष्कर्ष निकाल रहे हैं। और यही तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी होता है।
कभी कभी जब हमारे पास थोड़ी सी जानकारी होती है तो हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, और उसी भ्रम में बार बार फैसले बदलते रहते हैं। द टू एनवेलोप्स पैराडॉक्स हमें बताता है कि हर बार बदलाव बेहतर नहीं होता। कभी कभी ठहराव ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। और जब आप नींद के करीब पहुंचते हैं, मन में यह सवाल गूंजता है, क्या जो आपके पास है वही सबसे सही है, या कहीं कोई और लिफाफा आपके नाम लिखा है। 9, मगरमच्छ का पैराडॉक्स कल्पना कीजिए। आपका बच्चा एक मगरमच्छ ने छीन लिया है। आप नदी के किनारे खड़े हैं, धड़कनें तेज, सांसें अटकी हुई। सामने वो मगरमच्छ है, अपनी ठंडी बेजान आंखों से आपको घूरता हुआ। और फिर वह बोलता है, मैं तुम्हारा बच्चा तभी लौटाऊंगा अगर, और केवल अगर, तुम ये सही सही बता सको कि मैं क्या करने वाला हूं। एक पल को समय ठहर जाता है। अब यह सिर्फ जीवन मरण का प्रश्न नहीं, बल्कि तर्क, भाषा और भविष्यवाणी की एक उलझी हुई गुत्थी बन गया है। आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो आप कहें, तू मेरा बच्चा लौटाएगा, या फिर तू मेरा बच्चा नहीं लौटाएगा। पहला दृश्य सोचिए। आप कहते हैं, तू मेरा बच्चा लौटाएगा। अब अगर वह लौट आता है तो आपका अनुमान सही निकला और उसने वादा निभाया। लेकिन अगर वह नहीं लौट आता तो आपका अनुमान गलत हुआ और वादा निभाने की बाध्यता नहीं रही। यहां सब कुछ तर्कसंगत लगता है। लेकिन फिर आता है असली पैराडॉक्स। तू मेरा बच्चा नहीं लौटाएगा। अब अगर वह सचमुच नहीं लौटाता तो आपकी भविष्यवाणी सही निकली और वादे के अनुसार उसे बच्चा लौटाना चाहिए था। लेकिन अगर वह लौटाता है तो आपकी बात गलत हुई और उसे लौटाने की कोई बाध्यता नहीं बची। यानी जो भी करे, फंसेगा। मगरमच्छ का वादा खुद को ही काटता है। एक ऐसा वाक्य जो खुद पर ही लागू होता है, जिसमें तर्क खुद में ही उलझ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई कहे, यह वाक्य झूठा है। अगर वो झूठा है तो वह सच है, और अगर वो सच है तो वो झूठ है। ये सिर्फ भाषा का खेल नहीं है, ये एक दार्शनिक दलदल है, जहां वादा, तर्क और निर्णय एक दूसरे में उलझकर विश्वास को अस्थिर कर देते हैं। कभी सोचा है, अगर कोई वादा तार्किक रूप से निभाया ही न जा सके तो क्या वो वादा कहलाता है? कानून, राजनीति, समाज, कई बार नियम ऐसे रचे जाते हैं जहां हर फैसला एक विरोधाभास पैदा करता है, जहां न्याय और अन्याय सिर्फ परिप्रेक्ष्य का खेल बन जाते हैं। और शायद यही है क्रोकोडाइल पैराडॉक्स का सबसे बड़ा भय। वो क्षण जब आप किसी और की दया पर निर्भर हों, पर उसकी कसौटी ही एक तर्क का जाल हो। रात के सन्नाटे में जब आप आंखें बंद करके सोने की कोशिश करते हैं तो यह ख्याल आता है, अगर मगरमच्छ जैसी कोई शक्ति सचमुच हमसे खेल रही हो तो क्या हमारा तर्क, हमारा अनुमान हमें बचा सकता है? 10, द बार्बर पैराडॉक्स। एक छोटे से गांव की कल्पना कीजिए। यहां एक ही नाई है, और इस गांव में एक अजीब सा नियम लागू होता है। गांव का नाई सिर्फ उन्हीं पुरुषों की शेव करता है जो खुद अपनी शेव नहीं करते। यानी अगर कोई आदमी खुद अपनी दाढ़ी बनाता है तो नाई उसे शेव नहीं कर सकता, और अगर कोई अपनी दाढ़ी नहीं बनाता तो फिर नाई उसे शेव करेगा। अब जरा सोचिए, नाई खुद अपनी दाढ़ी का क्या करता है? अगर वह खुद अपनी दाढ़ी शेव करता है तो नियम के अनुसार वह उसे शेव नहीं कर सकता। लेकिन अगर वह खुद अपनी दाढ़ी नहीं शेव करता तो नियम कहता है उसे शेव करनी चाहिए। यानी अगर वह शेव करता है तो वह नहीं कर सकता, और अगर वह नहीं करता तो उसे करना चाहिए। इस तरह नाई किसी भी विकल्प में फंस जाता है। कोई भी निर्णय लेने पर वह नियम का उल्लंघन करता है, और यहीं पैदा होता है पैराडॉक्स। ये सुनने में मजाक लग सकता है, पर यह पैराडॉक्स तर्कशास्त्र और सेट थ्योरी की नींव को झकझोर देता है। इस पैराडॉक्स को ब्रिटिश दार्शनिक और गणितज्ञ बर्ट्रैंड रसेल ने प्रसिद्ध किया था, और इससे जुड़े विचारों ने मैथमेटिकल लॉजिक को गहराई से प्रभावित किया। असल में यह सिर्फ नाई की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समस्या है जहां कोई नियम अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। रसेल ने इसे एक और रूप में भी समझाया था। मान लीजिए एक सूची है जिसमें उन सूचियों का नाम है जो खुद को शामिल नहीं करती। अब सवाल उठता है, क्या वह सूची खुद को शामिल करती है? अगर करती है
तो वह उन सूचियों में नहीं हो सकती जो खुद को शामिल नहीं करती, और अगर नहीं करती तो वह उन सूचियों में होनी चाहिए जो खुद को शामिल नहीं करती। यानी जो भी करो, तर्क विफल हो जाता है। बार्बर पैराडॉक्स इसी सेल्फ रेफरेंस और लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी की ओर इशारा करता है। अब जरा सोचिए, हमारे जीवन में कितनी ही व्यवस्थाएं, कानून और वादे ऐसे होते हैं जो खुद अपनी ही परिभाषा से टकरा जाते हैं। मानव समाज में कई बार ऐसी जटिलताएं आ जाती हैं जहां सही और गलत की पहचान तर्क से नहीं, परिप्रेक्ष्य से तय होती है। ये पैराडॉक्स हमें यह भी सिखाता है कि भाषा, नियम और तर्क के बीच जो सीमाएं हैं, वो हमेशा स्पष्ट नहीं होती। और जब आप रात को सोने के करीब होते हैं, इन उलझनों में लिपटा हुआ दिमाग धीरे धीरे एक सवाल दोहराता है। अगर आप वो नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं, तो आप कौन हैं? 11. द हाइपर गेम पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए एक खेल की, हाइपर गेम नाम का खेल। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसा खेल है? तो चलिए धीरे धीरे खोलते हैं इसकी परतें। हाइपर गेम एक ऐसा खेल है जिसमें आप किसी भी फाइनाइट यानी सीमित समय में समाप्त होने वाले खेल को चुन सकते हैं। मतलब शतरंज, लुका छिपी, कैरम, कोई भी ऐसा खेल जो अंततः खत्म हो जाए, सब हाइपर गेम के हिस्से हैं। तो हाइपर गेम क्या है? ये एक ऐसा खेल है जिसमें आप एक दूसरा सीमित खेल खेलते हैं। बस अब इस सेटअप में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, है ना? पर अब ध्यान दीजिए, हम कहते हैं कि हाइपर गेम एक फाइनाइट गेम है क्योंकि इसमें आप कोई दूसरा फाइनाइट गेम चुनते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या हाइपर गेम खुद एक फाइनाइट गेम है? अगर हाँ, तो हम हाइपर गेम को ही हाइपर गेम में चुन सकते हैं क्योंकि वह भी फाइनाइट हुआ। यानी आप हाइपर गेम के भीतर हाइपर गेम खेल सकते हैं और उसके भीतर फिर से हाइपर गेम, और यह सिलसिला अंतहीन चलता जाता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या यह अब फाइनाइट रहा? हर हाइपर गेम के अंदर एक और हाइपर गेम, उसके अंदर एक और हाइपर गेम, यानी एक ऐसा खेल जो खुद को बार बार दोहराता है। तो अब यह इन्फिनिट हुआ या फाइनाइट? ये विरोधाभास यहीं से शुरू होता है। ये दिखने में सीधा लगता है, खेलों की एक सूची से कोई एक चुनिए और खेलिए। लेकिन जैसे ही आप हाइपर गेम को उसके अपने अंदर चुनने की इजाजत देते हैं, यह एक अंतहीन रिकर्सिव संरचना में बदल जाता है जहां खेल कभी खत्म नहीं होता। तो फिर क्या हाइपर गेम एक फाइनाइट गेम है? अगर नहीं है तो वह अपने ही नियमों का उल्लंघन करता है, क्योंकि उसने कहा था कि वह सिर्फ फाइनाइट गेम को ही चुन सकता है। और अगर है तो हम उसे दोबारा चुन सकते हैं, और फिर से और फिर से। जैसे ही आप हाइपर गेम को हाइपर गेम के रूप में चुनते हैं, पैराडॉक्स शुरू हो जाता है। ये ठीक वैसा है जैसे आप कहें, मैं वो सूची बना रहा हूं जिसमें सिर्फ वो चीजें होंगी जो खुद को सूची में नहीं लेती। हाइपर गेम पैराडॉक्स हमें एक गहरी बात सिखाता है। कभी कभी एक सिस्टम के नियम खुद ही उस सिस्टम को अस्थिर कर सकते हैं जब वो अपने ऊपर लागू हो जाएं। यह पैराडॉक्स भाषा, नियमों और परिभाषाओं के बीच उस अस्थिर रेखा की ओर इशारा करता है जहां सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। सोचिए, हमारे समाज, हमारी सोच, यहां तक कि हमारे सपनों के भीतर भी ऐसे कितने ही हाइपर गेम्स छिपे होते हैं। हर बार जब हम सोचते हैं कि अब हमने इसे समझ लिया है, तभी एक और परत खुल जाती है, एक और दोहराव, एक और गहराई। और जब रात की निस्तब्धता में आप आंखें बंद करके लेटे होते हैं, तो दिमाग में यह सवाल उठता है, क्या वो खेल जो खुद को खेल सकता है कभी सच में खत्म हो सकता है? 12. द पैराडॉक्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड विनर। कल्पना कीजिए, एक प्रतियोगिता हो रही है। देश भर से प्रतिभागी आए हैं। सबको भरोसा है कि वो जीत सकते हैं, पर सिर्फ एक ही विजेता होगा। अब सोचिए, एक प्रतिभागी है, नाम लेते हैं रवि। रवि को लगता है कि उसके जीतने की संभावना लगभग नामुमकिन है। मैं तो आखिरी भी नहीं आऊं तो बड़ी बात है, वो अपने दोस्त से कहता है। प्रतियोगिता चलती है, सब लोग अपने अपने नंबर पर परफॉर्म करते हैं, और फिर आता है परिणाम। रवि विजेता घोषित होता है। सब चौंक जाते हैं, रवि भी। पर असली पैराडॉक्स यहीं से शुरू होता है। क्या रवि को पता था कि वह जीत जाएगा? नहीं, उसकी उम्मीद नहीं थी। तो क्या उसने अनपेक्षित रूप से जीता? हाँ। पर अब सोचिए, अगर कोई वास्तव में अनपेक्षित रूप से जीतता है,
तो क्या वह विजेता अपेक्षित नहीं हो जाता? यानी जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि कोई विजेता अनपेक्षित है, उसकी जीत एक विचार बनने लगती है। और अगर आपने विचार किया, तो वह अपेक्षित हो गया। ये तर्क एक पुराने क्लासिक पैराडॉक्स से निकला है, जिसे अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग पैराडॉक्स कहा जाता है। इसमें एक जज एक कैदी को बताता है, तुम्हें अगले हफ्ते किसी दिन फांसी दी जाएगी, पर वो दिन तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। कैदी सोचता है, अगर शुक्रवार तक फांसी नहीं हुई, तो मुझे पता चल जाएगा कि शुक्रवार ही है, तो सरप्राइज नहीं रहेगा। इसलिए शुक्रवार नहीं हो सकता। फिर वो सोचता है, अगर शुक्रवार नहीं हो सकता, तो गुरुवार आखिरी ऑप्शन है, तो वो भी सरप्राइज नहीं होगा। ऐसे ऐसे करके वो सोचता है कि फांसी होगी ही नहीं, लेकिन फिर हफ्ते के बीच में अचानक उसे फांसी दे दी जाती है और वह हैरान रह जाता है। यही है अनएक्सपेक्टेडनेस का प्रोडॉक्स। अब लौटते हैं रवि की कहानी पर। अगर रवि ने सोचा कि वह नहीं जीतेगा और फिर जीत गया, तो वह अनएक्सपेक्टेड विनर हुआ। पर सवाल यह है, क्या अनएक्सपेक्टेड विनर कोई तर्कसंगत धारणा है, या ये बस हमारे अनुमान की सीमा है? यह पैराडॉक्स इंसान की सोच पर सवाल उठाता है। क्या हम कभी सच में अनपेक्षित अनुभव कर सकते हैं, या फिर हमारा मस्तिष्क हर बार कुछ न कुछ उम्मीद बनाता है और जैसे ही कुछ होता है वो उसे समझने लायक बना देता है? इस पैराडॉक्स की गहराई हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हम संभावना, अनुमान और अनुभव के जाल में उलझे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कौन जीतेगा, कौन नहीं, किसका भविष्य कैसा होगा। पर हर बार जिंदगी एक नया अनएक्सपेक्टेड विनर पैदा कर देती है। और यही सबसे गहरी बात है कि जिसे हम नहीं समझते, वो सिर्फ भ्रम नहीं, बल्कि सत्य भी हो सकता है। 13, द ग्रैंड होटल पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, एक होटल है, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, बल्कि अनंत कमरों वाला। इसे ग्रैंड होटल ऑफ इंडेफिनिटी कहा जाता है। इस होटल में कमरे नंबर 1, 2, 3, 4 चलते जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते। अब सोचिए, इस होटल के सभी कमरे पहले से भरे हुए हैं, यानी एक भी खाली कमरा नहीं है। हर कमरे में एक मेहमान है। कमरा नंबर 1 में एक मेहमान, 2 में एक और, 3 में एक और, चलते चलते अनंत तक। अब दरवाजे पर एक नया यात्री आता है और पूछता है, क्या कोई कमरा खाली है? आप सोचेंगे, नहीं, सभी कमरे पहले से भरे हैं। पर होटल का मैनेजर मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल है। कैसे? वह कहता है, हर मेहमान को उसके अगले नंबर के कमरे में भेज दो। यानी 1 नंबर वाला 2 में, 2 वाला 3 में, 3 वाला 4 में। इससे कमरा नंबर 1 खाली हो जाता है और नया यात्री वहां रुक जाता है। कमाल की बात है ना? सभी कमरे भरे हुए थे, फिर भी एक नया यात्री आ गया। यही है हिलबर्ट्स ग्रैंड होटल पैराडॉक्स, जिसे मशहूर गणितज्ञ डेविड हिलबर्ट ने पेश किया था। अब कहानी यहीं नहीं रुकती। सोचिए, अगर 100 नए मेहमान एक साथ आ जाएं, फिर क्या होगा? मैनेजर फिर चाल चलता है। हर मेहमान को उसके कमरे नंबर में 100 जोड़कर नए कमरे में भेज देता है। यानी 1 वाला 101 में, 2 वाला 102 में, 3 वाला 103 में। इससे 1 से 100 तक के कमरे खाली हो जाते हैं, जहां नए मेहमानों को रखा जा सकता है। और अगर अनंत नए मेहमान आ जाएं, तब मैनेजर हर मेहमान को उसके कमरे नंबर को 2 गुणा करके भेज देता है। 1 वाला 2 में, 2 वाला 4 में, 3 वाला 6 में। इससे सारे अनियमित संख्या कमरे 1, 3, 5, 7 खाली हो जाते हैं, जिनमें अनंत नए मेहमानों को रखा जा सकता है। यानी एक अनंत में अनंत और जोड़ दिया गया और फिर भी जगह बन गई। यहां पैराडॉक्स यही है। अनंत का व्यवहार हमारी सामान्य समझ से अलग होता है। हम सोचते हैं कि अगर कुछ पूरा भर गया है, तो उसमें अब और कुछ नहीं समा सकता। पर अनंत में पूरा कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। हम सोचते हैं कि 100% मतलब अंत, पर अनंत में 100% भी फैलाया जा सकता है। ग्रैंड होटल पैराडॉक्स सिर्फ एक गणितीय जादू नहीं, यह हमारी सोच की सीमाओं को चुनौती देता है। सोचिए, अगर हमारे विचार, हमारी कल्पना, हमारा समय भी अनंत होता, तो क्या हम उनमें और भी संभावनाएं जोड़ सकते थे? यह पैराडॉक्स एक दार्शनिक सवाल छोड़ता है। क्या हमारी सीमित समझ अनंत को कभी पूरी तरह समझ सकती है? या फिर
हम हमेशा उस होटल की तरह हैं जहां हर कमरा भरा होने पर भी नई संभावनाओं के लिए दरवाजे खुलते रहते हैं। 14 द सोर्ड एंड शील्ड पैराडॉक्स। एक समय की बात है। प्राचीन चीन के एक बाजार में एक व्यापारी खड़ा था। उसके हाथ में दो चीजें थीं, एक भाला स्पीयर और एक ढाल शील्ड। वो ऊंची आवाज में सबको अपनी चीजें बेचने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले उसने भाले की ओर इशारा किया और कहा, यह दुनिया का सबसे तेज भाला है जो किसी भी ढाल को भेद सकता है। कोई भी चीज इसे नहीं रोक सकती। लोग हैरान हुए, इतना तेज भाला। फिर उसी व्यापारी ने अपनी ढाल दिखाते हुए कहा, और यह है सबसे मजबूत ढाल जिसे कोई भी भाला नहीं भेद सकता। यह पूरी तरह से अभेद्य है। अब जरा रुकिए, यहां ही पैराडॉक्स शुरू होता है। एक शख्स भीड़ में से पूछता है, अगर तुम्हारा भाला तुम्हारी ढाल पर चलाया जाए तो क्या होगा? व्यापारी चुप हो गया। भाला सब कुछ भेद सकता है और ढाल कुछ भी नहीं भेद सकती। तो जब दोनों आमने सामने आएंगे तो कौन जीतेगा? यही है सोर्ड एंड शील्ड पैराडॉक्स। चीनी भाषा में इसे कहा जाता है जी शंग माओ दून, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं की ढाल और भाले से विरोध। दरअसल यही शब्द बाद में चीनी भाषा में पैराडॉक्स के लिए उपयोग होने लगा। अब आइए इसे और गहराई से समझें। इस पैराडॉक्स में तर्क का द्वंद्व छुपा है। दो बयान, एक, मेरा भाला हर चीज को भेद सकता है। दो, मेरी ढाल को कोई नहीं भेद सकता। इन दोनों को एक साथ सच मानना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पहला सच है तो भाला ढाल को भेद देगा, और अगर दूसरा सच है तो ढाल भाले को रोक लेगी। मतलब दोनों में से एक तो झूठा ही होगा। लेकिन व्यापारी दोनों को ही सच के रूप में पेश कर रहा है। यहीं पैदा होता है तर्क का अंतर्विरोध। ये पैराडॉक्स हमें बताता है कि भाषा का उपयोग कितना चालाक हो सकता है और कैसे विरोधाभासी दावे एक साथ सच नहीं हो सकते। अब सोचिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे पैराडॉक्स कितने बार आते हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। क्या यह खुद में सच है? यह नियम हर किसी पर लागू होता है, पर तुम पर नहीं। यह क्या वाकई नियम हुआ? यह पैराडॉक्स एक और गहरी बात बताता है। जब दो परफेक्ट विचार एक दूसरे से टकराते हैं तो सच्चाई अक्सर उस टकराव के भीतर छिपी होती है, और कभी-कभी उस टकराव से एक नई समझ पैदा होती है। सोर्ड एंड शील्ड पैराडॉक्स सिर्फ एक भाषा की चाल नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि पूर्णता की बात जब दो तरफ से आती है तो वो एक दूसरे को काटने लगती है। कभी कोई नेता कहता है, मेरी नीति सब कुछ ठीक करेगी, कोई खामी नहीं। तो सोचिए, क्या ऐसा संभव है? या वह भी एक व्यापारी की तरह भाला और ढाल एक साथ बेचने की कोशिश कर रहा है? 15 द पिनोकियो पैराडॉक्स। आपने पिनोचियो की कहानी जरूर सुनी होगी। वो लकड़ी का गुड़िया जो बोल सकता है, चल सकता है, और जब भी झूठ बोलता है उसकी नाक लंबी हो जाती है। एक जादुई गुण जो हर झूठ पर उसे बेनकाब कर देता है। लेकिन अब सोचिए, अगर एक दिन पिनोचियो खुद कह दे, मेरी नाक अब लंबी होने वाली है। अब जरा ठहरिए, यहीं पर असली खेल शुरू होता है। इस कथन को थोड़ा ध्यान से देखें। अगर ये कथन सच है तो उसकी नाक लंबी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने सच कहा। लेकिन पिनोचियो की नाक तो सिर्फ तब लंबी होती है जब वो झूठ बोलता है। यानी अगर कथन सच है तो नाक नहीं लंबी होनी चाहिए। लेकिन फिर तो उसने झूठ बोला, इसलिए नाक लंबी होनी चाहिए। फिर अगर नाक लंबी होती है तो इसका मतलब उसने झूठ बोला। लेकिन उसने कहा था कि नाक लंबी होने वाली है, तो वो सच हुआ। यानी नाक को लंबा होना भी है और नहीं भी। बस यही है द पिनोकियो पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स सेल्फ रेफरेंशियल, यानी स्वयं को संदर्भित करने वाला है, जिसमें कोई कथन खुद को ही झुठला देता है। कुछ वैसा ही जैसा हमने पहले देखा था। यह वाक्य झूठा है। अगर वाक्य झूठा है तो वह सच है, और अगर सच है तो वह झूठा है। पिनोचियो वाला पैराडॉक्स इसे और दिलचस्प बना देता है, क्योंकि इसमें एक शारीरिक प्रतिक्रिया जुड़ी है, नाक लंबी होना। अब सोचिए, अगर पिनोचियो की नाक लंबी होती है केवल तभी जब वह झूठ बोलता है, तो उसका यह कथन कोई सामान्य झूठ नहीं, बल्कि एक तार्किक चक्रव्यूह है। फिलॉसफी और लॉजिक की दुनिया में इसे कहा जाता है द लायर पैराडॉक्स विथ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी
झूठ का ऐसा बयान जिसमें झूठ बोलने से कुछ होगा। ये पैराडॉक्स पहली बार 2001 में चर्चा में आया जब एक 11 साल की लड़की वेरोनिक एल्ड्रिज स्मिथ ने इसे अपने पिता, जो लॉजिक के प्रोफेसर थे, को बताया। तब से यह चर्चा में है। अब सोचिए, क्या हो अगर पिनोचियो जैसे पात्र की बातों से सिर्फ नैतिकता नहीं, बल्कि लॉजिक का ताना बाना भी उलझ जाए। इस पैराडॉक्स के पीछे एक गहरी बात छुपी है। क्या ऐसा संभव है कि कोई बात इतनी उलझी हुई हो कि उसमें सच और झूठ एक साथ मौजूद हो? हमारी रोज की जिंदगी में भी ऐसे पल आते हैं जब हम कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं कहना है, या मैं अब और नहीं सोच रहा। ये भी सेल्फ रेफरेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। कभी कभी इंसान की सोच इतनी गहरी हो जाती है कि वह खुद को ही काटने लगती है। पिनोकियो पैराडॉक्स सिर्फ बच्चों की कहानी में नहीं, बल्कि इंसानी तर्क और भाषा की सीमा की पहचान बन गया है। 16, द कार्ड पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक कार्ड है, एकदम सामान्य, जैसे कोई नोटबुक का पन्ना। इस कार्ड की एक तरफ लिखा है, दूसरी तरफ लिखा वाक्य सच है। और जब आप कार्ड पलटते हैं, दूसरी तरफ लिखा मिलता है, पहली तरफ लिखा वाक्य झूठ है। अब थोड़ा रुकिए, धीरे से इन दोनों वाक्यों को समझिए। पहली तरफ, दूसरी तरफ लिखा वाक्य सच है। दूसरी तरफ, पहली तरफ लिखा वाक्य झूठ है। अब सवाल उठता है, इनमें से कौन सा वाक्य सच है और कौन झूठ? अगर हम माने कि पहली तरफ वाला सच है, तो इसका मतलब दूसरी तरफ लिखा वाक्य भी सच होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तो लिखा है, पहली तरफ वाला झूठ है। यानी एक वाक्य कह रहा है कि दूसरा सच है और दूसरा कह रहा है कि पहला झूठ है। अब मान लें कि पहली तरफ वाला झूठ है, तो इसका मतलब दूसरी तरफ वाला सच होगा, क्योंकि वह कह रहा है कि पहला झूठ है। पर अगर वह सच है, तो पहली तरफ वाला सच हो जाएगा। मतलब आप किसी भी दिशा में सोचें, आप एक अंतहीन लूप में फंसते हैं। यही है द कार्ड पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स सेल्फ रेफरेंस की एक सरल मगर जबरदस्त मिसाल है। जिस तरह यह बयान झूठा है, खुद को काटता है, उसी तरह दो वाक्यों का ये खेल तर्क को मोड़ देता है। अब कल्पना कीजिए, अगर हम इस कार्ड की दोनों बातों को साथ लेकर चलें, तो हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां सच और झूठ दोनों साथ मौजूद हैं, पर कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना असंभव हो जाता है। दार्शनिक इसे सिमैंटिक पैराडॉक्स कहते हैं, जहां भाषा की रचना इतनी पेचीदा हो जाती है कि वह खुद की ही मीनिंग को डिगा देती है। अब आप सोचिए, हमारे समाज में भी तो ऐसे बहुत से कार्ड पैराडॉक्स मौजूद हैं। सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में। मैं कभी नहीं कहता कि मैं हमेशा सही हूं, लेकिन मैं गलत भी नहीं हूं। ऐसे वाक्य जिनमें सच्चाई और झूठ दोनों का दावा एक साथ होता है। कार्ड पैराडॉक्स हमें सिखाता है, हर बात जो सीधी दिखती है, वो तर्क में भी सीधी होगी। यह जरूरी नहीं। कभी कभी शब्दों का खेल ऐसा मकड़जाल बन जाता है कि तर्क भी उसके जाल में फंस जाता है। 17, द ट्विन पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, दो जुड़वांव भाई हैं। एक का नाम मान लीजिए राहुल और दूसरे का करण। अब राहुल एक वैज्ञानिक मिशन पर अंतरिक्ष यान में बैठकर बहुत तेज, लगभग प्रकाश की गति के करीब उड़ान भरता है। वहीं करण पृथ्वी पर ही रहता है। राहुल अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलता है, दूर किसी तारे तक जाता है, फिर मुड़कर वापस पृथ्वी पर आता है। जब दोनों भाई फिर मिलते हैं, तो एक अजीब घटना घट चुकी होती है। राहुल, जिसे कुछ ही साल लगे होंगे अपनी यात्रा में, जब पृथ्वी पर लौटता है, तो देखता है कि उसका भाई करण अब बूढ़ा हो चुका है और वह खुद अब भी जवान है। पर कैसे? दो जुड़वांव जो एक साथ पैदा हुए थे, अब उम्र में इतने अलग कैसे हो सकते हैं? यही है द ट्विन पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत से जुड़ा है, जिसके अनुसार जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब चलती है, तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम डिलेशन। यानी जिस रफ्तार से राहुल चला, उसी ने उसके लिए समय की रफ्तार को धीमा कर दिया। धरती पर करण के लिए समय सामान्य रफ्तार से चलता रहा, लेकिन राहुल के लिए अंतरिक्ष में समय बहुत धीमा हो गया। जब वह लौटा, करण के लिए कई साल बीत चुके थे, मगर राहुल के लिए केवल कुछ ही। पर अब असली पैराडॉक्स पर आइए। आइंस्टाइन के सिद्धांत कहते हैं कि गति रिलेटिव होती है, यानी कोई यह नहीं कह सकता कि राहुल ही गति कर रहा था।
करण भी तो उसके मुकाबले गति में था। तो फिर केवल राहुल के लिए समय क्यों धीमा हुआ, करण के लिए क्यों नहीं? इसलिए इसे पैराडॉक्स कहा जाता है। दिखने में यह आपसी सापेक्षता के सिद्धांत से टकराता है। इसका समाधान मिलता है जब हम ये ध्यान देते हैं। राहुल ने दिशा बदली थी, यानी वह रुककर वापस लौटा। इस दौरान उसने एक्सेलरेशन, त्वरण अनुभव किया, जबकि करण ने नहीं। और यहीं से फर्क पैदा होता है। इसलिए वास्तव में यह कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि आइंस्टाइन की थ्योरी का ही शानदार प्रदर्शन है। पर सोचिए, अगर समय की धाराएं अलग-अलग गति पर चलें, तो हमारी अवधारणाएं भी बदल जाती है। क्या उम्र बढ़ना केवल जैविक प्रक्रिया है, या यह एक भौतिक अवस्था भी है? क्या समय समान रूप से सभी के लिए चलता है, या हर कोई अपने खुद के समय में जी रहा है? ट्विन पैराडॉक्स एक गहरा सवाल पूछता है। क्या हम जिस जीवन को एक समान मानते हैं, वो वास्तव में उतना समान है भी या नहीं? 18. द पैराडॉक्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग। कल्पना कीजिए, एक जज अदालत में एक कैदी को सजा सुनाता है। वो कहता है, तुम्हें अगले सप्ताह के किसी दिन फांसी दी जाएगी, लेकिन वह दिन तुम्हारे लिए पूरी तरह अप्रत्याशित होगा। तुम्हें उस दिन से पहले पता नहीं चलेगा कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब कैदी सोच में पड़ जाता है। वह तर्क लगाता है, अगर मुझे शुक्रवार को फांसी होनी होती, तो गुरुवार रात तक मुझे इसका अंदाजा हो जाता, क्योंकि सप्ताह का आखिरी दिन शुक्रवार है, यानी शुक्रवार को फांसी नहीं हो सकती। अब अगर शुक्रवार को नहीं हो सकती, तो फिर अब गुरुवार ही आखिरी संभावित दिन बचता है। लेकिन तब बुधवार रात को मैं यह समझ जाऊंगा कि मुझे गुरुवार को फांसी दी जाएगी, यानी गुरुवार भी नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे करते हुए वह पूरे हफ्ते के हर दिन को तार्किक रूप से असंभव घोषित कर देता है। कैदी मुस्कुराता है, उसे यकीन हो जाता है उसे फांसी नहीं दी जा सकती। पर फिर बुधवार को अचानक उसे फांसी दे दी जाती है, और वह वाकई आश्चर्यचकित होता है। यानी जज की बात सच निकली, फांसी हुई, और वो भी अप्रत्याशित रूप से। यही है अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स एक गहरी समस्या उठाता है। जब हम किसी अनिश्चितता को तर्क से हल करने की कोशिश करते हैं, तो हम उस अनिश्चितता को ही समाप्त कर देते हैं। कैदी की गलती यही थी। वह यह मानकर चला कि उसे पता लग ही जाएगा, पर असल में उसका तर्क ही उसकी उम्मीद का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जैसे ही उसने सोचा कि वो जान गया है, वैसे ही वह गलत हो गया। यह पैराडॉक्स सिर्फ न्याय व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि हमारी समझ और अनुमान पर सीधा हमला करता है। आज भी यह पैराडॉक्स दार्शनिकों, तर्कशास्त्रियों और गणितज्ञों के लिए एक खुली चुनौती है। क्या आप कभी किसी अनिश्चित चीज को पूरी तरह जान सकते हैं, या फिर कुछ चीजें अनिश्चित ही इसलिए हैं क्योंकि उन्हें जानने की कोशिश ही उन्हें बदल देती है? अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग पैराडॉक्स यही कहता है, जानने की कोशिश ही कभी-कभी जानने को असंभव बना देती है। 19. द पैराडॉक्स ऑफ द रूलर। कल्पना कीजिए, आपके पास एक स्केल है, एकदम सीधी, बिल्कुल सपाट, जिससे आप किसी भी चीज की लंबाई नाप सकते हैं। आप इस रूलर को उठाते हैं और किसी अजीब से पदार्थ की लंबाई नापते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या आप उस वस्तु की असल लंबाई जान पाए? अब जरा उल्टा सोचिए, क्या आप उस रूलर की खुद की लंबाई कभी सही से नाप सकते हैं? यही सवाल है इस पैराडॉक्स का मूल। जब भी आप किसी चीज को मापते हैं, आप उसे किसी दूसरे पैमाने के आधार पर करते हैं। पर जब बात खुद उस पैमाने की हो, तो क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सटीक है? यह पैराडॉक्स तब और दिलचस्प हो जाता है जब हम इसे स्पेशल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जोड़ते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है, जब कोई वस्तु तेजी से गति करती है, तो उसकी लंबाई सिकुड़ जाती है, ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार। यानी अगर रूलर तेज गति में हो, तो उसकी माप उस ऑब्जर्वर के लिए अलग होगी जो स्थिर खड़ा है। अब सोचिए, अगर मापने वाला और मापी जाने वाली चीज दोनों ही मोशन में हो, तो वास्तविक लंबाई क्या है? कोई एक निश्चित लंबाई नहीं होती। अब आते हैं क्वांटम लेवल पर। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि किसी भी कण की स्थिति और वेग को एक ही समय में सटीकता से नहीं मापा जा सकता।
इसे कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। यानी अगर आप किसी रूलर के एक एक अणु की स्थिति और गति को मापने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी उसकी सटीक लंबाई नहीं जान पाएंगे। यहां से जन्म होता है द रूलर पैराडॉक्स। तो सवाल उठता है, जब हम किसी चीज को मापते हैं, क्या हम सच में उसके स्वरूप को देख रहे होते हैं या सिर्फ अपने सीमित नजरिए के हिसाब से एक अनुमान भर लगा रहे होते हैं? क्या मापन खुद एक भ्रम है? और अगर हमारा पैमाना ही बदल जाए तो सच किसे कहेंगे? अगर हर ऑब्जर्वर के पास अपनी माप हो तो सत्य एक ही कैसे रह सकता है? द रूलर पैराडॉक्स हमें दिखाता है कि हमारी सर्टेनिटी का आधार खुद बहुत ही अस्थिर है। जिस चीज से हम दुनिया को मापते हैं वो खुद स्थायी नहीं। कभी कभी हमारा भरोसा सटीकता में नहीं बल्कि सामान्यता में होता है। हम सिर्फ इसलिए किसी चीज को सही मानते हैं क्योंकि हम सब ने उसे एक ही तरह से देखा है। पर क्या हो अगर हमारी नजर ही वो चीज मापने के काबिल नहीं? 20 द अनएक्सपेक्टेड एग्जाम पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, क्लास में प्रोफेसर आते हैं और कहते हैं इस हफ्ते किसी भी दिन एक सरप्राइज टेस्ट होगा और तुम में से कोई भी यह पहले से नहीं जान पाएगा कि वह किस दिन होगा। छात्रों में हलचल मच जाती है। किस दिन होगा टेस्ट? अब छात्र तर्क लगाते हैं, अगर टेस्ट शुक्रवार को होना होता तो गुरुवार रात तक सब समझ जाते कि अब केवल एक ही दिन बचा है, यानी टेस्ट शुक्रवार को नहीं हो सकता। अब शुक्रवार को हटा दो। अगर टेस्ट गुरुवार को होता तो बुधवार तक छात्र यही सोचते, शुक्रवार तो मना हो चुका है, अब केवल गुरुवार बचा है, यानी वो सरप्राइज नहीं रहेगा, तो गुरुवार को भी टेस्ट नहीं हो सकता। इसी तरह वे हर दिन को तर्क से काटते चले जाते हैं। बुधवार, मंगलवार, सोमवार, आखिरकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कोई टेस्ट नहीं होगा। अब ट्विस्ट देखिए, बुधवार की सुबह प्रोफेसर क्लास में आते हैं और टेस्ट ले लेते हैं। छात्र चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो मान लिया था कि ऐसा टेस्ट हो ही नहीं सकता। पर यही तो जादू था, टेस्ट वाकई अप्रत्याशित था, यानी प्रोफेसर की बात भी सही साबित हुई। अब दिमाग में तूफान आ चुका है। छात्रों ने तो तर्क किया था, हर संभावना को नकार दिया था, फिर भी टेस्ट हुआ और सरप्राइज भी रहा। तो क्या उनका तर्क ही गलत था या क्या सरप्राइज की परिभाषा ही बदल गई? अनएक्सपेक्टेड एग्जाम पैराडॉक्स हमारे ज्ञान की सीमाओं की तरफ इशारा करता है। कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत गहराई तक विश्लेषण करते हैं, तो हम यथार्थ से ही कट जाते हैं। ये पैराडॉक्स बताता है कि तर्क और सत्य में हमेशा तालमेल नहीं होता। कभी कभी चीजें तर्क के परे भी होती हैं और उनका असर तब होता है जब हम सबसे कम उम्मीद कर रहे हों। अब जरा सोचिए, क्या आपको कभी ऐसे जीवन के इम्तिहान मिले हैं जिनकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, और तब क्या आप तैयार थे या सरप्राइज ने आपको वैसे ही पकड़ा जैसे इन छात्रों को? 21 पैराडॉक्स ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स। कल्पना कीजिए, एक मशीन है जो खुद को हूबहू कॉपी कर सकती है, न सिर्फ अपने पुर्जों को बल्कि अपने सॉफ्टवेयर, अपने इरादे और अपने निर्माण की इच्छा को भी। यही है सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन का मूल विचार। अब सोचिए, अगर एक मशीन खुद को कॉपी कर सकती है और उसकी कॉपी भी, तो क्या ये प्रक्रिया कभी रुक सकती है? शुरुआत में तो सब साधारण लगता है। मान लीजिए आपके पास मशीन ए है, वो मशीन बी बनाती है, जो फिर सी बनाती है। पर जल्द ही आप अनजाने में एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन में फंस जाते हैं। हर मशीन दो बनाती है, हर दो मशीनें चार, और फिर आठ। कुछ ही वक्त में अरबों मशीनें अस्तित्व में आ जाती हैं। अब सवाल ये है, इस सारी कॉपी की निगरानी कौन करेगा? क्या कोई इंसान उस चेन को नियंत्रित कर पाएगा, या ये मशीनें अपने खुद के नियम, अपने खुद के उद्देश्य बनाने लगेंगी? अब पैराडॉक्स की असली जड़ तक आइए। मान लीजिए हर मशीन अपने निर्माण आदेश को थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू कर देती है। शायद पहला बदलाव बहुत मामूली हो, एक स्क्रू का आकार या एक कोड लाइन में मामूली अंतर। लेकिन 100 जनरेशन बाद, हजारों कॉपियों के बाद, मशीन अब वो नहीं रही जो पहली बार बनाई गई थी। तो अब सवाल ये है, क्या ये अभी भी वही मशीन है, या उसने खुद को इतनी बार बदला है कि वो एक नई प्रजाति बन गई है?
ये पैराडॉक्स हमें थीसिस शिप की याद दिलाता है, जहां एक जहाज के सारे हिस्से बदले जाते हैं और पूछा जाता है कि क्या वो अब भी वही जहाज है। लेकिन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन पैराडॉक्स उसे एक स्तर और ऊपर ले जाता है। यह केवल हिस्सों का बदलाव नहीं है, बल्कि स्वतंत्र निर्णय लेने वाली मशीनों का विकास है। और अगर वो मशीनें एक दिन यह तय कर लें कि इंसानों की जरूरत नहीं, अब सोचिए, अगर इन मशीनों को किसी दूसरे ग्रह पर भेजा जाए, जहां उन्हें खुद को रिपेयर करना हो, नए संसाधन निकालने हों और नए वातावरण में अपने को ढालना हो, तो क्या ये मशीनें वहीं की स्थानीय प्रजातियां बन जाएंगी? क्या वे कभी वापस मूल रूप में लौट सकेंगी? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन पैराडॉक्स सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं है। यह विकास, परिवर्तन और स्वतंत्रता की मूल अवधारणाओं पर सवाल उठाता है। अगर कोई रचना अपने निर्माता से ज्यादा सक्षम हो जाए, तो क्या वो निर्माता अभी भी उसका मालिक रहेगा? या फिर वो रचना अपनी खुद की दुनिया गढ़ लेगी, जहां नियम वही होंगे जो वो खुद बनाएगी? 22 डाइकोटोमी पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे से बाहर निकलना चाहते हैं। दरवाजा कुछ ही दूरी पर है, सिर्फ 1 मीटर। आप पहला कदम उठाते हैं और उस दूरी का आधा तय करते हैं, यानी 0.5 मीटर। अब आप फिर से बाकी बचे हुए रास्ते का आधा तय करते हैं, यानी 0.25 मीटर। फिर उसका आधा, 0.125 मीटर। और फिर उसका भी आधा। हर बार आप बस आधा रास्ता तय कर पा रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या आप कभी दरवाजे तक पहुंच पाएंगे? यही है डिकोटमी पैराडॉक्स, जो पहली बार जेनो जीनो ऑफ इलेया ने 2500 साल पहले प्रस्तुत किया था। इस पैराडॉक्स का सरल रूप ये कहता है, किसी भी दूरी को तय करने के लिए आपको पहले उसका आधा तय करना होगा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, और ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होगी। तो सिद्धांत के अनुसार आप कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हर बार आपको एक नया आधा रास्ता तय करना होता है। यह तर्क बिल्कुल सरल और स्पष्ट लगता है, मगर इसका नतीजा अजीब है। हम सब जानते हैं कि लोग चलते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं। फिर भी इस पैराडॉक्स में बताया गया है कि हर गति, हर यात्रा अनंत हिस्सों में बंटी हुई है। तो क्या सच में हम हर कदम पर अनगिनत छोटे टुकड़े पार करते हैं, जिन्हें महसूस तक नहीं कर पाते? अब सोचिए, अगर कोई चीज अनंत हिस्सों में बटी हो, तो उसे पूरा करने में तो अनंत समय लगना चाहिए। फिर कैसे हम कुछ ही सेकंड में 1 मीटर तय कर लेते हैं? ये विरोधाभास हमारे सोचने के तरीके को हिला देता है। अब गणित यहां मदद करता है, क्योंकि अगर आप एक का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा,
यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी एक दो का आधा। 23 लेयर्स पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो और कहे, मैं झूठ बोल रहा हूं। सुनने में सरल लगता है ना? पर जरा सोचिए, क्या वो सच बोल रहा है या झूठ? अगर वो सच बोल रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है, तो उसकी बात सच नहीं है। इसका मतलब वो सच नहीं बोल रहा। तो क्या फिर वो सच कह रहा था? आप देख पा रहे हैं, हम एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं जहां हर उत्तर खुद को नकार देता है। यही है लायर्स प्रोडॉक्स, एक वाक्य जो अपने ही अर्थ को खा जाता है। अब जरा गहराई में जाए। यह पैराडॉक्स सिर्फ एक वाक्य का खेल नहीं है। यह एक तार्किक भूल भुलैया है जहां हर जवाब एक नई उलझन को जन्म देता है। यह सवाल केवल भाषा का नहीं है, बल्कि सच और झूठ की सीमाओं का है। अगर कोई वाक्य खुद को झूठा कहे, तो क्या उस वाक्य के लिए कोई निश्चित सत्य संभव है? अब इसे असल दुनिया से जोड़ें। सोशल मीडिया, राजनीति, अफवाहें, हर जगह आप ऐसे दावों से घिरे होते हैं जो खुद के अस्तित्व को संदिग्ध बना देते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई खबर झूठी है, पर वो खबर खुद कहती है, मैं झूठ नहीं हूं। तो क्या हम उस पर भरोसा करें या नहीं? ऐसे मामलों में लायर्स पैराडॉक्स हमें बताता है कि कभी-कभी सत्य और असत्य के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि तर्क और भाषा अपने ही जाल में फंस जाती है। और ये सिर्फ वाक्य नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए एक डेटाबेस है जो केवल सच स्टेटमेंट स्टोर करता है। अब उसमें एक वाक्य डाला गया। यह वाक्य डेटाबेस में नहीं होना चाहिए। अगर वो वाक्य डेटाबेस में है, तो वह गलत है और उसे नहीं होना चाहिए। पर अगर उसे हटाइए, तो वह फिर सही हो जाएगा और होना चाहिए था। तो क्या करें? इससे जुड़ा एक और संस्करण है। यह वाक्य झूठा है। यह वाक्य बिल्कुल छोटा है, पर इसके मायने इतनी बड़ी दार्शनिक उथल-पुथल लाते हैं कि गणित, तर्कशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान तक को प्रभावित करते हैं। ग्योडेल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम, यानी गणित में भी सीमाएं हैं, उसका मूल भी लायर्स पैराडॉक्स से प्रेरित रहा है। अब सोचिए, अगर हमारा दिमाग ऐसी बातें सोच सकता है जो खुद को नकार देती है, तो क्या हमारी सोच की भी कोई सीमा नहीं है? या फिर हमारी तर्क व्यवस्था कभी-कभी ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां कोई जवाब संभव ही नहीं होता? लायर्स पैराडॉक्स हमें एक आईना दिखाता है जहां हमारी भाषा, सोच और सत्य की अवधारणा आपस में टकराकर अनिश्चितता पैदा करती है। तो अगली बार जब कोई कहे, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो हो सकता है वो सिर्फ एक वाक्य नहीं कह रहा, बल्कि आपको तर्क की एक अनंत भूल भुलैया में भेज रहा है। जरूरी नहीं हर पहेली का हल मिले। कभी-कभी सवाल ही हमें गहराई में ले जाते हैं। अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं जो दिमाग हिला दें और नींद भी सुला दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगली बार फिर मिलते हैं एक और उलझी हुई सोच के साथ। शुभ रात्रि।